Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Commerce Classes. This is the channel who provide you all the three subjects study material at one place, यानी कि पिंकी गोयल कॉमर्स क्लासेस, जहाँ पर आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स +1 +2 दोनों की अवेलेबल मिलेगी। बेटा, पिछली वीडियो में हमने पॉवर्टी को स्टार्ट किया था, आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आपको पता है कि पॉवर्टी होती क्या है, इसमें क्या क्या कौन सी सिचुएशन आती है, और इसमें हम लोगों को किन किन दिक्कतों का किन किन परेशानी करनी पड़ती है, उसके अंदर उसके मेजर्स क्या थे, मेजर्स के बाद हम लोगों ने हेड काउंट रेशो किया, और उसके बाद हमने उसकी लिमिटेशन। आज हम करेंगे कि जो पॉवर्टी है उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं। आई होप you will enjoy the videos, but if you enjoy the videos, please share it with your friends and relatives and write in the comment box. Clear? Here is the causes of poverty in India. क्या कारण है कि इंडिया में गरीबी पाई जाती है? तो पहला कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आप लोग देखते हैं कि मैसिव पॉवर्टी भी एक पॉपुलेशन के ज़्यादा होने से होती है। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होती है उतनी ही उनकी डिमांड्स होती हैं, उतने ही हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो मेन कारण होता है जो पॉवर्टी है इंडिया में, दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सेकेंड इज़ योर लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि हमारे देश के अंदर सीमित साधन है। सीमित साधन ऐसे हैं कि हमारे पास झरने हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, भूमि है, लैंड में लगा ले तो वो लिमिटेड ही है, उसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। लेकिन उस पर अगर पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता ही रहता है, देन इट कॉज द पॉवर्टी इन इंडिया। देन देयर आर वीक इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कि हमारे पास जो रिफॉर्म्स हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं या लैंड रिफॉर्म्स हैं, ऑल आर वेरी वीक, दे आर नॉट सक्सेसफुली, वो इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते या इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। अगला कारण है करप्शन। हमारे देश में भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है, एलिवेशन चलाती है, ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाती है, जैसे इंडिया ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की, बट इनका लाभ जो होता है वो सीमित रहता है। जो जहाँ तक गवर्नमेंट की सोच है या जहाँ तक हमारी कमेटीज़ ने या बड़े पॉलिटिशियंस ने या हमारे लीडर्स ने अपनी सोच को रखा कि अगर वहाँ तक ये सहायता पहुँच जाए तो हमारा देश तरक्की कर सकता है, तो शायद जो भी ये प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं ड्यू टू करप्शन, भ्रष्टाचारी के कारण, लोभ लालच के कारण, वो प्रोग्राम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। दूसरा कारण है लैक ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी। यहाँ पर लोगों को जानकारी ही नहीं है। अभी मैं एक पीछे न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि गवर्नमेंट ने कुछ एक लोगों को लोन देने का काम सोचा या प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन लोन जिनके लिए सोचा था उनको इसकी जानकारी नहीं थी ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते। गवर्नमेंट जो भी योजनाएं चलाती है, जो भी फ़ायदे उनको देती है, वो उन तक पहुंचते ही नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन और लिटरेसी। फिर है कॉलोनिकल पास्ट। अगर आप हमारा कॉलोनिकल पास्ट देखो तो अगर हम लोग देखें तो हमारा शुरू से ही एक्सप्लॉयटेशन आ रहा था। जो ब्रिटिश काल था उसने हमारे रिसोर्सेज को बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लॉइट किया। अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने पहले हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाई ब्रिटिश ने, बाद में फ्रेंड रिलेशनशिप बनाने के बाद अगर देखा जाए तो आप लोगों को वो एज अ ट्रेडर आया था और हमारे राजा महाराजाओं के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था और विनती की थी कि उसको यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दी जाए। हाथ जोड़ने के साथ साथ फिर उसने एक चालाकी की, फूट डालो और राज करो। इस नीति में उसने धीरे धीरे अंदर से अपने आप को मजबूत किया, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कानून किया, और उसने भारतीय जनता को एक तरह से एक्सप्लॉइट किया। कम पैसों में मिलने वाले मज़दूर अपने अनुसार उन्होंने काम कराया, और उन्होंने हमारे लिए, अगर तुम देखा जाए, तुम लोग पिछला इतिहास भी देखोगे तो तुम लोगों को पता लगेगा, तुमने देख ही रखा है कि उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं किया था। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था प्री इंडिपेंडेंस हमारी, या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इंडिया की क्या सिचुएशन थी। लोगों को खाने की सहूलियत नहीं थी, उनको पहनने की सहूलियत नहीं थी, उनको बीमारी में भी नहीं थी, लोग बीमारी में मरते थे। तो ये कारण था उसमें गरीबी का भी। क्लियर? आगे देखिए।
नेक्स्ट है बेटा और भी जो कारण थे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। हमारे समाज में अलग से भेदभाव है, सोशल भी इनइक्वालिटी है। सामाजिक में देखिए मेल फीमेल को अलग रखते हैं, हाई सोसाइटी लो सोसाइटी, इस तरह से उन्होंने बांटा हुआ है। इकोनॉमिक में हमारे पास एक ही वस्तु के कई जगहों पर अलग अलग दाम लिए जाते हैं। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी यानी कि हर लीडर को हर साल लीडर अपने चेंज होते रहते हैं, तो जिसके कारण हमारे यहाँ देश में, क्योंकि अगर एक व्यक्ति सोचता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको काफ़ी समय लग जाता है, इतने में वो सोचता है इम्प्लीमेंट करता है, आधा ही इम्प्लीमेंट करता है तो सरकार चेंज होने का समय आ जाता है। ड्यू टू पॉलिटिकल इनइक्वालिटी के कारण भी गरीबी होना बहुत मेन फीचर है उसका। फिर सोशल एक्सक्लूज़न में मीन्स यहाँ पर लोगों ने अपने आप को छोटे छोटे सामाजिक टुकड़ों में बांटा हुआ है, जातियों में बांटा हुआ है। लोग यहाँ पर बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसके कारण आपकी गरीबी है। इनडेप्टनेस क्यों है कि गरीब व्यक्ति के पास कोई लोन देने के लिए कोई जरिया नहीं होता, जिससे कि वो लैंड ऑनर से या बैंकर से पैसा लेता है, लेकिन उसके ऊपर ब्याज इतना लग जाता है कि वो उसको डेब्ट ट्रैप में लग जाता है, फंस जाता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यहाँ पर लोगों को एक जैसा इनकम ट्रीट नहीं किया जाता। जितना अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करूँ तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो इनका कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इनको पैसा दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए कि किसी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है और किसी को रेयर कंट्रीब्यूशन मिलता है। यहाँ पर लो कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि हमारे पास यहाँ पर कैपिटल गुड्स की भी कमी है, जिसके कारण हम लोगों को काम देने में असमर्थ हैं। और हमारे यहाँ देश में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि लैक ऑफ रोड, ब्रिज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी कोर फैसिलिटीज़ हैं और जो कि हमारे देश में कम पाई जाती हैं। यहाँ पर लोगों की डिमांड भी कम है, लैक ऑफ डिमांड कि एक वस्तु की डिमांड केवल जिनके पास पैसे हैं वही करते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की ग्रोथ जल्दी बढ़ती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो हम विश्व में पहले नंबर पे होंगे जनसंख्या में, अभी हम दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पर चीन है, तो चीन ने अपनी जनसंख्या का अधिकतम यूटिलाइज़ किया, वहाँ पर लोग श्रम करते हैं, काम करते हैं। लेकिन इंडिया में तो अगर एक व्यक्ति का अगर कोई पर्सन है, दूर का रिलेटिव ही क्यों ना हो, अगर वो पॉलिटिक्स में है या पॉलिटिशियन है, तो उसको काम करने की ज़रूरत नहीं समझी जाती। फिर लैक ऑफ सोशल एंड वेलफेयर नेट्स, यहाँ पर लोगों को आपसी समझौता या एक दूसरे की मदद करते हुए भी कम देखते हैं। यहाँ पर लोगों का एक दूसरे के बदले यानी कि उनका भला करने की भावना लैक है। और ड्यू टू ब्रिटिश रूल, रही सही कसर हमारी ब्रिटिश रूल ने कर दी कि वो जाते जाते भी रणनीति बना गए, फूट डालो और राज्य करो। तो लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। अब ब्रिटिश रूल और पॉवर्टी में क्या था, देखिए क्या संबंध था। ब्रिटिश फॉलो अ पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले कारण था गरीबी आने का ब्रिटिश कारण में कि हम पहले इंडस्ट्रीज़ में अच्छे थे, यानी कि हमारे हैंडीक्राफ्ट। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराया था कि इंडिया इज़ द नंबर 1 एक्सपोर्टर बिफोर द रूल ऑफ ब्रिटिश। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश का रूल आया तो उसने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, जिसके कारण इन डिक्लाइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और वो हार गया। तो जिसके कारण इंडिया में ब्रिटिश राज्य का बनाया हुआ माल को हाई प्राइजेस में बेचते थे। अब इंडियन एग्रीकल्चर बिकम बैकवर्ड, क्योंकि जब उसको सहायता, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द बेस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि रॉ मटेरियल तो इसको यहीं से मिलना है। तो फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश के द्वारा। रिजल्टेड क्या हुआ, इन द डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के कार्य में मुख्य रूप से गिरावट आने लगी। द ब्रिटिश इम्पोज्ड हैवी टैक्स ऑन इंडियन पीपल। ये बात भी सही है बेटे, जब हम इंडियन इंपोर्ट करते थे वहाँ से माल, तब भी वो टैक्स ज़्यादा लगाते थे, और जब हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे तो हमारे ऊपर हैवी टैक्स इंपोर्ट करते थे। तीसरा कर वो लगाते थे कि हम लोगों ने आपके भारत देश में ऑफिसेज़ वगैरह बनाए हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए आप हमारे को पैसे दीजिए, टैक्स दीजिए। क्लियर, समझ में आई बच्चे? आगे है बेटे, देखिए आगे है, दे टुक अवे इंडियन रिसोर्सेज। उन्होंने इंडियन रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में कर लिया था।
दे यूज्ड इंडिया एज अ मार्केट फॉर सेलिंग देयर गुड्स, यानी कि वो इंडिया के गुड्स मार्केट यूज़ करते थे। ब्रिटिश में बनाया हुआ जो भी माल था वो इंडिया मार्केट में हाई प्राइजेस पर बेचते थे और यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ते दामों में ले जाते थे। सेकेंडली, यहाँ पर जो लेबर मिलती थी वो भी उनको बहुत सस्ते मिलती थी। नेक्स्ट है बेटा, इसने गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया, यानी कि गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को हटाने के लिए क्या क्या किया। इसने 3 स्टेप उठाए। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा उसने फिर प्रोग्राम्स चलाए, एलिवेशन प्रोग्राम्स को चलाया, और फिर तीसरा इसने बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना शुरू किया। तो आपने पूछना है, इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर द गवर्नमेंट अप्रोचेस टू अबॉलिश द पॉवर्टी। देयर आर 3 स्टेप। फर्स्ट इज़ योर इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड इज़ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, थर्ड इज़ प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़। तो एक ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है? वो ग्रोथ का मतलब ये होता है इंक्रीज़ करना, और जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी आपकी देश की सीमाओं में होने वाला उत्पादन। अगर आपकी देश की सीमाओं में होने वाला उत्पादन आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो नेचुरली है पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना, पर व्यक्ति इनकम जो होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर देश तरक्की करता है तो वहाँ पर रहने वाले लोग भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। फिर जीडीपी विल हेल्प इन अबॉलिशिंग पॉवर्टी। द इफ़ेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल स्प्रेड टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के जितने भी वर्ग थे, सामाजिक जो, अगर हम लोग, एक होता है सामाजिक, वो होता है सोशल वेलफेयर के लिए, यहाँ पर सिर्फ उनका प्राइवेट था, यानी कि जो भी उनके इफ़ेक्ट्स थे सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के हर वर्ग के लोगों को मिले। It will trickle down to proper section of society. तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर was given priority in the 5 year। तो पहले पंचवर्षीय योजनाओं में इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। नेक्स्ट बेटा, जो गवर्नमेंट ने एलिवेशन प्रोग्राम्स चलाए थे वो कौन कौन से थे और ये होते क्या हैं? दे आर टारगेटेड प्रोग्राम्स टू हेल्प पुअर पीपल टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी। तो उनका मेन मकसद था एम्प्लॉयमेंट करना और सोशल एसेट्स को क्रिएट करना, ताकि लोगों में भावना उनकी सही बनी रहे। तो उन्होंने जो एलिवेशन प्रोग्राम बनाए थे उसमें से पहले था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 2004 टू प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड सोर्सेज, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति थे उनको काम करने का दिया जाए। सेकेंडली, वेजेस विल गिवन इन द फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल एंड क्रिएशन ऑफ कम्युनिटी एसेट्स। कहते हैं कि यहाँ पर काम करने के बदले में उनको खाना और रहने पीने का सामान मिलेगा, और अगर क्रिएशन ऑफ कम्युनिटी एसेट्स देंगे तो जैसे रोड, स्कूल, हॉस्पिटल एंड पब्लिक बिल्डिंग आर गिवन इम्पोर्टेंस इन दिस प्रोग्राम, तो उनको भी बीच में लाया गया। दूसरा है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसका एम था क्रिएट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द रूरल एंड स्मॉल टाउन्स, यानी कि गांव में और छोटे शहरों में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। सेकेंड थी आपकी यहाँ पर रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जनरेशन प्रोग्राम। फिर गवर्नमेंट ने शुरू किया पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को। मेन मकसद था प्रोग्राम चालू करने का कि ताकि वो लोगों को गरीबी से निकाल सकें, ठीक है बेटे, गरीबी से निकाल सकें। तो उन्होंने ये एलिवेशन का ही मतलब था कि उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए और क्रिएट सोशल एसेट्स, यानी कि सोशल एसेट्स का क्या मतलब है? समाज में हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाए या फिर उनको बिल्डिंग बनाई जाए, स्कूल बनाए जाए, इससे सोशल एसेट्स, उनकी पार्क बनाए जाएं ताकि उनको काम भी मिले और सोशल एसेट्स भी क्रिएट हो सके। नेक्स्ट था बेटा फिर आपका पहला है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। उन्होंने इस योजना को 2004 में शुरू किया था, जिसका कारण था कि उनको काम करा के अनएम्प्लॉयमेंट को लोगों को काम देना।
अब वेजेस जो थी वो फूड मटेरियल में या कम उनको उस रूप में दी जाती थी, यानी कि उनको खाना दे दिया, रहने की जगह दे दी, इस तरह से उनको वेजेस दिए जाते थे। फिर वो कम्युनिटी असेट्स को कैसे, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, पब्लिक बिल्डिंग, इनको बनाने के लिए उनको इस तरह के प्रोग्राम को शुरू किया गया था। सेकंड था बेटा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें उनको लोन दिया जाता था। इट एम एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि आप खुद काम करने के इच्छुक हैं। यदि आपके पास कोई भी दिमाग में आइडिया है, कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन आप उसको शुरू नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो उसमें गवर्नमेंट ने रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एंड स्मॉल, तो इसका ही एक था, जैसे कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन इज़ इम्प्लीमेंटिंग, जो कि अभी भी फॉलो कर रहे हैं और लागू कर रखा है। अंडर दिस प्रोग्राम किसी भी व्यक्ति को बैंक से फाइनेंशियल असिस्ट मिल सकती है अगर वो कोई स्मॉल इंडस्ट्री को शुरू करता है, यानी कि अगर वो अपना कोई छोटा सा कारखाना या कोई मशीन के थ्रू काम करना चाहता है तो उसको बैंक आसानी से लोन दे देगा। तीसरा था बेटा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इट वाज लॉन्च इन 1994 टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर एजुकेटेड जो व्यक्ति थे, जो यंग मैन थे, उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल जो चीज़ वो चाहते थे, चाहे उनको रुपया पैसा है या वो कोई टेक्नोलॉजिकल एडवाइस चाह रहे थे अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट उनकी इस योजना के तहत मदद कर रही थी। फोर्थ था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। वो ग्रामीण थी, यानी कि गांव में थी, ये अर्बन एरिया में। तो मेनली एम एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। दिस प्रोग्राम इज़ रीनेम्ड। अब उन्होंने स्वर्ण जयंती की जगह कर दिया प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो सेम ही है, उन दो स्कीम्स को इसका नाम चेंज कर दिया। नेक्स्ट है ये प्रोग्राम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस प्रोग्राम में जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मैन और वुमेन थे उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट करने की अभी प्रेरणा दी गई, यानी कि उनको प्रोत्साहित किया गया कि वह स्वयं का उद्योग करें। जैसे लिज्जत पापड़ आजकल जाना माना है, तो वो बहुत इसी तरह से महिलाओं ने शुरू किया था ग्रामीण उद्योग के थ्रू। आजकल आप लोग देखते हो कि अचार का, आम और उसके बाद उन्होंने कोई भी सूखे मसालों का भी व्यापार शुरू किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या होता है कि फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प आर प्रोवाइडेड थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाउ दिस प्रोग्राम इज़ रीस्ट्रक्चर्ड एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसमें NRLM। दूसरा इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ये भी उन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया है ताकि उनको रोजगार का, स्वयं रोजगार का अवसर मिल सके। नेक्स्ट है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसमें प्रोग्राम शुरू किए गए टू एनकरेज द मैन टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड स्टार्ट देयर ओन एंटरप्राइजेस, कि वो अपने इस जो थी इस प्रोग्राम के तहत कि आप अपना काम करते हैं, अपने फादर का काम करते हैं, उसको भी कीजिए, और अपना जो पुरखों वाला काम है पुराना, उसमें भी आप लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयड अपने एंटरप्राइजेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको हेल्प मिल जाएगी। टेक्निकली और फाइनेंशियली हेल्प इज़ प्रोवाइडेड थ्रू SHGS सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा आपको जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट है बेटा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मेघना बोलते हैं, जिसको कि 2005 में बनाई गई थी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने एटलीस्ट उनको 100 डेज़ काम के लिए रखना था, एक फैमिली मेंबर को, यानी कि एक परिवार में एक व्यक्ति को 100 डेज़ के काम करने की गारंटी दी गई थी, जिसके कारण इसी के लिए कारण हम इसको खोलते हैं राइट टू वर्क एक्ट। यहाँ पर अगर व्यक्ति को नहीं मिलता तो वो गवर्नमेंट उसको 100 दिनों तक मजदूरी देती है। आगे है आपका बेटे थर्ड अप्रोच वाज डायरेक्टली प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ टू द पुअर। यहाँ पर तीसरी जो अप्रोच है
जिसमें सोशल ग्रोथ और डेवलपमेंट लिखा था उसमें गवर्नमेंट का, तो उसमें कहा था कि प्रोवाइड फूड मटेरियल एट सब्सिडाइज रेट, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चलाया जाता है। लोगों को फ्री एजुकेशन, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किया हुआ है। हेल्थ केयर दी हुई है गवर्नमेंट में, आपको कोई भी हो उसमें आपको फ्री में इलाज किया जाता है। और प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। इसका एग्जाम्पल है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में देखिए, अगर बच्चे को एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें उसको जहाँ प्राइवेट स्कूलों में भी अच्छी से अच्छी शिक्षा लेने का अधिकार है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि बीपीएल स्टूडेंट। उसके बाद बेटा मिड डे मील को भी शुरू किया गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, जिसमें मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़ को गरीब लोगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट है बेटा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अंडर दिस प्रोग्राम ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव एनी वन टू टेक केयर ऑफ दैम, जिन व्यक्तियों के पास उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता, पुअर, जिसमें पुअर वुमेन, विडोज़, इन सब को किया जाता है, बुज़ुर्ग लोगों को कवर किया जाता है। उनके तहत उनको ओल्ड एज होम की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद है बेटा जनधन बैंक अकाउंट। पीपल को encourage किया जाता है कि आप जीरो बैंक बैलेंस पर भी अकाउंट खोलें। तो अभी ये स्टार्टिंग आपकी 2018-19 में हुई थी जनधन योजना पे, जिसमें गवर्नमेंट ने इंडिया को डिजिटल बैंकिंग सिस्टम बनाने के लिए, डिजिटल बैंकिंग कैशलेस इकॉनमी बनाने के लिए प्रेरित किया था, ताकि जो गवर्नमेंट उनको बेनिफिट्स देती है, प्रोग्राम्स बनाती है, उनका डायरेक्ट जो बेनिफिट है डायरेक्टली गरीब लोगों को मिले। दिस विल प्रमोट सेविंग हैबिट्स। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल बेनिफिट एंड सब्सिडीज डायरेक्टली टू द पीपल। जो अकाउंट होल्डर थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने बैंक में अकाउंट खुलवाए थे, उनके 30,000 का इंश्योरेंस फ्री में किया गया था और एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1,00,000। अब इसमें फेल होने के कारण क्या क्या थे? सबसे पहले तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लोगों के पास, किसी के पास लैंड है, किसी के पास लैंड नहीं है। एंड अदर असेट्स बेनिफिट्स फ्रॉम डायरेक्ट पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, उनको नॉन पुअर को ले जाते हैं, यानी कि जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए उनको फ़ायदा मिलता नहीं है, बाकियों को मिल जाता है, यानी कि जो व्यक्ति एक्चुअल में गरीब होते हैं वहाँ तक वो योजनाएं पहुँचती नहीं हैं। दूसरा, जो रिसोर्सेज यानी कि जो संसाधन गरीब पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एलोकेट किए जाते थे, यानी कि बांटे जाते थे या रखा जाता था, वो सफिशेंट नहीं थे। गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिशियल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, यानी कि जो सरकारी ह्यूमन बींग्स और जो बैंक ऑफिसर्स थे, जो उनको ये योजनाएं लागू करनी होती थी, कि जैसे बेनिफिट्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, जो गवर्नमेंट को कहते कि आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, वो इल मोटिवेटेड थे और इल ट्रेंड थे, जिसके कारण सही लोगों को सही योजनाएं नहीं मिल पाए। फिर लोकल इंस्टीट्यूशन डू नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दीज प्रोग्राम। जो लोकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एनजीओज़ हो गई, ऑफिसेज हो गई, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, इन्होंने इन लोगों में इनमें प्रोग्राम में काम पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अब पीपल जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन डू नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। जो सिर्फ एक पतली सी लाइन के ऊपर है और एक नीचे है, कोई अंतर नहीं होता, जो ऊपर है उनको बेनिफिट मिल नहीं पाते। और पीपल पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोग्राम आर वेरी लेस। जो पीपल का पार्टिसिपेशन था वो लेस था। बच्चे इसमें एक बात और ध्यान रखना कि जो ग्राफिकली है, ग्राफ्स भी दिए होंगे आपको कि पॉवर्टी कितनी अर्बन में है, कितनी रूरल में है, कितना ग्राफ कितने साल में ऊपर पहुंच रहा है, तो वो आपने अच्छी तरह से इन मीनिंग के साथ अंडरस्टैंड करना है और फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर कम्प्लीटली, एंड इफ़ यू like the videos, please write in the comment box. Thank you.